आरजेडी के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आरजेडी का वोटर जो है वो फिक्स्ड, वो कहीं जाने वाला नहीं, आप उसे तोड़ ही नहीं सकते। मतलब जो बिखराव होगा वो बीजेपी में होगा, जो बिखराव होना है वो बीजेपी में होना है। प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिली, शून्य पर आउट हो गए, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर मैदान में हैं, ये बातें भी आपको नहीं। हर बार आरजेडी के साथ ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस क्यों धोखा देके चली जाती है? तेजस्वी यादव को मुझे लगता है कि थोड़ी शक्ति दिखानी होगी अगर आपको बिहार में जो है सो सत्ता में आना है तो। नहीं तो फिर आपके जो सहयोगी दल हैं वो उसी तरह से आपको नोचते रहेंगे, पचोटते रहेंगे और फिर आप जो है विपक्ष में ही बने रहेंगे। नुकसान कांग्रेस लगातार महागठबंधन को दे रही है और इस बार तो समझिए कि पूरा का पूरा नुकसान ही कर दी। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि ना खेलब ना खेले देम, खिलवे बिगाड़ दे। और यही काम हर बार कांग्रेस आरजेडी के साथ करती है। जब भी आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव को जरूरत होती है कि कांग्रेस उनके साथ आकर खड़ा दिखाई दे, कांग्रेस धोखा दे देती है। एन मौके पर ऐसे छोड़कर चली जाती है जैसे पूरा आरजेडी और तेजस्वी यादव कांग्रेस के दुश्मन हो। और ऐसा ही कुछ बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले होता हुआ दिखाई दे रहा है। महागठबंधन बिखर रहा है, कांग्रेस इनडायरेक्टली प्रशांत किशोर का समर्थन करने जा रही है और कहा यह तक जा रहा है कि आरजेडी अकेले पड़ गई है। ऐसे में अब कैसा समीकरण बांकीपुर में बनेगा? क्या प्रशांत किशोर बाजी मारेंगे, तेजस्वी को मौका मिलेगा या फिर भाजपा अपना गढ़ बता लेगी? इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ स्वराज पोस्ट के न्यूज एडिटर अमित सिंह सर है, जिनसे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नया समीकरण बांकीपुर उपचुनाव में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वराज पोस्ट और मेरा नाम विष्णु है। सर स्वागत है आपका। हर बार आरजेडी के साथ ऐसा क्यों होता है? कांग्रेस क्यों धोखा देके चली जाती है? देखिए विष्णु, धोखा क्यों देकर चली जाती है ये तो अब समीक्षा की बात है और ये मिल बैठ करके तय करना चाहिए। लेकिन ये तय मानिए कि बीते 2 विधानसभा की अगर तस्वीर आप देखेंगे, पूरे बिहार की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस का जनाधार कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है और ये बात कांग्रेस को भी स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस के जो आलाकमान है उन्हें भी इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि जब पिछली बार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी आ रहे थे बिहार तो उन्होंने कहा था कि समीक्षा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उस समीक्षा का बड़ा असर नहीं हुआ और तेजस्वी यादव पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने में कामयाब हुए। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि महागठबंधन पूरी तरह से कह सकते हैं फ्लॉप हुआ जी। तेजस्वी यादव को लेकर के जो जनाधार है, उस जनाधार में उस वोट प्रतिशत में तो वृद्धि हुई, लेकिन सीट शेयरिंग के मामले में तेजस्वी ने कहीं ना कहीं जो समझौता किया उसका खामियाजा पूरे महागठबंधन को भुगतना पड़ा। अब आप 61 सीट दे देंगे कांग्रेस को। मुझे लगता है कि बिहार में जो स्वराज पोस्ट के दर्शक है वो भी देखेंगे और समझेंगे क्या महागठबंधन को या तेजस्वी को कांग्रेस को 61 सीटें देनी चाहिए और उसका खामियाजा देखिए, आप जो है 5-6 सीट पर जो है सो निपट गए, कांग्रेस को यही आया ना जी जी। तो ये तो एक बड़ा खामियाजा और इसका फायदा किसको मिला? इसका फायदा सीधे आप एनडीए को दे रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं बांकीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर के, 30 जुलाई को जो है चुनाव होना है, इलेक्शन होना है पटना में बांकीपुर में। अब बांकीपुर सीट को समझिए, बांकीपुर सीट है क्या पहले ये भी समझना पड़ेगा। बांकीपुर वैष्णो बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। अब नितिन नवीन के पिताजी के वक्त से ही समझिए कि एक बड़ा वहां पर प्रभाव रहा है बीजेपी का। उसके बाद फिर नितिन नवीन जब से, हालांकि जगह का नाम बदल गया, जो ये कहते हैं कि समीकरण बने नए, लेकिन बांकीपुर में लगातार बीजेपी जीतती रही और मंत्री भी बनते रहे। किसी भी विधानसभा से अगर कोई विधायक जीत करके आता है और वो मंत्री बनता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं उस विधानसभा के लोगों को मिलता है और विधानसभा के लोगों को भी लगता है कि चलो हमारे नेता को एक बड़ी जगह मिलती है। दूसरी बड़ी बात देखिए कि नितिन नवीन अब क्या है, अब बीजेपी के बॉस हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहा ना कि भाई हमारे बॉस हैं। अब
बीजेपी इस चुनाव में इसको भी भुनाने की कोशिश करेगी कि भाई देखिए हमने कितना बड़ा तोहफा दिया, आप जिसको जीत करके भेजे हमने उनको अपना बॉस ही बना लिया, यानी आपकी बात को हमने माना। बीजेपी देखिए, बीजेपी इसी बात के लिए तो जानी जाती है कि बीजेपी किसी भी मुद्दे को भुनाना जानती है। वो आपदा में अवसर जैसे कैसे लोग ढूंढ लेते हैं, तो बीजेपी वो पार्टी है, बीजेपी के पास वो रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर भी रणनीतिकार हैं। प्रशांत किशोर ने एक वक्त में बीजेपी के लिए काम किया था। मुझे लगता है कि 2010 की अगर बात करेंगे, 14 की बात करेंगे तो ठीक है ना, लेकिन 14 में तो मुझे लगता है यहाँ आ गए थे, जदयू में आ गए थे ना। तो लेकिन अलग अलग पार्टी के साथ, जदयू के साथ भी काम किया। शुरू में गुजरात में जब प्रधानमंत्री के लिए आए थे, नरेंद्र मोदी के साथ काम किया उन्होंने, कांग्रेस के साथ भी हालांकि उन्होंने काम किया। तो लेकिन बीजेपी वाकई में एक रणनीति से काम करती है। बीजेपी का अपना संगठन है, आरएसएस का एक बड़ा सपोर्ट है बीजेपी को। तो बीजेपी आपके सामने है, और दूसरी तरफ क्या है, महागठबंधन में कांग्रेस है जो सीट शेयरिंग को लेकर के, अभी देखिए जब रेखा गुप्ता को लेकर के बातें फाइनल है, पिछली बार भी रेखा गुप्ता को मुझे लगता है कि लगभग 29.83% वोट मिला है, और बीजेपी को 63.25। तो मार्जिन देखिए कितने का है। प्रशांत किशोर की पार्टी भी खड़ा हुई थी जी, 7 या 8,000 वोट जो है देखिए प्रशांत किशोर को भी मिला बांकीपुर से। तो आपको ये सभी चीजें भी देखनी होगी। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है। वो प्रशांत किशोर जो एक वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनाने वाले हम हैं, 5 सीएम बनाने वाले वो हैं, 5 सीएम बनाने वाले वो हैं। तो अब वो, अच्छा, इससे पहले तो प्रशांत किशोर तो कभी खुद तो चुनाव नहीं लड़े, नहीं, पहली बार प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में खुद उतरे हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर तमाम नेता को लड़ा रहे थे, तमाम पार्टी को लड़ा रहे थे। पिछली बार उन्होंने कहा कि मैं वही काम कर रहा हूं, काम में बदलाव तो हुआ नहीं है, मैं आज भी वही काम कर रहा हूं जो पहले कर रहा था। पहले किसी और पार्टी के लिए कर रहा था, अब मैं खुद की पार्टी के लिए कर रहा हूं, काम मेरा वही है, मैं तो चुनाव में खड़ा हूं नहीं, और यहां भी भाई लोगों को जिता रहा हूं। हालांकि कई लोगों ने कहा था कि भाई आप खुद लड़िए, मीडिया में चर्चा रही थी कि प्रशांत किशोर खुद क्यों नहीं लड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी के जो नेता है उनका मानना है कि हम नेताओं के पक्ष में काम करेंगे ताकि हमारे नेता जीत के आए। ठीक है, प्रशांत किशोर को सफलता नहीं मिली, 0 पर आउट हो गए। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर मैदान में हैं, ये बातें भी आपको नहीं भूलनी है विष्णु। और प्रशांत किशोर जीतेंगे हारेंगे ये भविष्य के गर्भ में, ये हम तय नहीं करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर के बांकीपुर में आ जाने से आप देखिए कि पूरे नेशनल मीडिया में कल की तस्वीर आप देख लीजिए, 6 जुलाई की तस्वीर आप देखिए। मुझे लगता है कि मैं दर्शकों को भी कहूंगा कि हर जगह मीडिया में प्रशांत किशोर छाए हुए हैं। तो ये फैक्टर तो है, चर्चा तो हो रही है, घर घर में चर्चा हो रही है, हर टीवी चैनल पर प्रशांत किशोर दिख रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं जातीय समीकरण की बात ही नहीं करता, मैं जातीय फैक्टर की बात ही नहीं करता। अभी बिहार में जातीय समीकरण है कहां? अगर जातीय समीकरण है तो वो गिनाते हैं कि देखिए कैसे लोग जीत रहे हैं, बीजेपी को आखिर नरेंद्र मोदी की जाति से है। ये तमाम ऐसी बात वो कह डालते हैं। बिहार बदलने की बात करते हैं, बिहार निर्माण की बात करते हैं, नौकरी रोजगार की बात करते हैं। बीजेपी के कई नेता मंत्री पर प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सीधे तौर पर एलिगेशन लगा दिया, और मंगल पांडे को देखिए उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। बीजेपी ने मंगल पांडे को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जबकि बंगाल चुनाव में प्रभारी थे, उन्हीं के देखरेख में हो रहा था ना जी। बंगाल बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, जीत गई बंगाल। लेकिन फिर भी तोहफे में क्या मिला मंगल पांडे को? कुछ नहीं, मंत्रिमंडल से बाहर होना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे पर बड़ा एलिगेशन लगाया था, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, गबन का आरोप लगाया था। मंगल पांडे देखिए आज कहां पर है, हाशिए पर, मंत्रिमंडल में नहीं है ना, नहीं है। तो अब समझिए वो प्रशांत किशोर अब सीधे बीजेपी को चुनौती दे रहे, चुनौती से पहले भी दे रहे थे, लेकिन अब मैदान में आ गए, खुद उम्मीदवारी वो देंगे। 13 तारीख को मुझे जो जानकारी है कि वो नामांकन भरेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। अब बताइए समीकरण क्या है? तो अब इस परिस्थिति में देखिए वहां भी कांग्रेस अब जो है फिर दबाव बनाना शुरू कर रही है। अब कांग्रेस कह रही कि भाई हमारा तो ये जो है सीट है, लेकिन रेखा गुप्ता की घोषणा हो गई है। तेजस्वी यादव ने
कह दिया कि भाई हमारा कैंडिडेट रेखा गुप्ता है तो रहेगी, उसमें कोई एफर्ट नहीं है। अब हम आपको विष्णु बताते हैं, तमाम दर्शकों को भी कहेंगे कि याद करिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का, उसमें क्या हुआ। कांग्रेस 61 सीट पर लड़ी और 5-6 सीट पर सिमट गई। तो ये खामियाजा, और फिर क्यों 2020 का भी देखिए जो हमारे पास है कि 70 सीट ने कांग्रेस ले लिया था और 19 पर सिमट गई कांग्रेस। तो ये नुकसान कांग्रेस लगातार महागठबंधन को दे रही है, और इस बार तो समझिए कि पूरा का पूरा नुकसान ही कर दी। और अब जब एक बड़ा मौका है, तेजस्वी के पास बांकीपुर जीतने का एक बड़ा मौका है, और देखिए ये मैसेज जाएगा, उत्साह बढ़ेगा। आरजेडी के वोट बैंक को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि प्रतिशत बढ़ा। जो डेटा के जानकार हैं, जो तथ्यों पर बात करते हैं, मुझे लगता है कि हार जीत अलग विषय है, हार जीत का समीकरण क्या है, इक्वेशन क्या है, वो समझेंगे, उस पर हम लोग बात भी करेंगे। लेकिन ये समझिए, ये मैं दर्शकों को बता दूं कि आरजेडी का जनाधार बढ़ा है, वोट बैंक बढ़ा है, तो समझिए बड़ी बात है। लेकिन आप सीट शेयरिंग में अगर ज्यादा अपने सहयोगी दलों को दे देंगे और वो जीत कर नहीं आ रहे हैं, तो आपका नुकसान भी तो आप ही को होगा ना, क्योंकि जब कैलकुलेशन होगा तो आपके पास वो सीटें जुटेगी ही नहीं। और कांग्रेस कह रही है कि हम पीके को सपोर्ट करें, इनडायरेक्टली ये बातें चल रही हैं। देखिए, प्रशांत किशोर ने जब पत्रकारों से बातचीत, संवाद और कार्यक्रम का रखा था डिनर आयोजन, उसमें बातचीत हो रही थी, तो मैं भी गया था उसमें, जो हमारी बातचीत हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए बातचीत कांग्रेस से तो नहीं हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी से पीके के अच्छे ताल्लुकात थे, अच्छी बातचीत होती है, और हो ना हो इस बात को लेकर के है कि क्या पता कांग्रेस पीके को समर्थन करे, और नहीं भी करे तो देखिए कांग्रेस अगर उहापोह की स्थिति भी ला देगी, एक वैमनस्यता। देखिए, आप परिवार में सामंजस्य नहीं होगा तो उसका असर भी तो होता है ना, आप डेवलपमेंट परिवार का कहीं ना कहीं रुकता है, और रुका भी, और फ्रेंडली फाइट भी हुआ 2025 में। देखिए कई सीटों को जो है तोड़ मरोड़ करके कांग्रेस ने रख दिया, बड़ा मुझे लगता है कि 6 से 7 सीट पर जो है फ्रेंडली फाइट हुआ और वो धराशायी हुए, और उसका असर सिर्फ एक सीट पर दिखता है विष्णु, वो असर आपको कई सीटों पर दिखेगा, क्योंकि एक मनमुटाव होगा कार्यकर्ताओं के बीच, जो है वो सामंजस्य नहीं आप बैठा पाएंगे, तो चीजें तो दिखेगी, अलग अलग विधानसभा में चीजें दिखेगी। तो ये लोग अपना जो महागठबंधन नाम रखे हैं और इनके बीच कोई यूनिटी नहीं है, तो माले से बहुत अच्छे संबंध है। माले का रिजल्ट भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है। माले ठीक है, इस बार अगर देखेंगे फिर भी 33 में जो है सो जीत करके आए हैं, 3 है। फिर आप देखिए उसमें मुझे लगता है कि 2020 का अगर आप देखिए तो लगभग 12 सीटें जो है माले ने जो है सो जीत लिया। सीपीआई का देखिए एमएल का है, सीपीआई का 2 है, सीपीएम 2 है, और 19 जो है सो सीपीआई एमएल है। तो माले की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? अब ये तो देखिए, ये तो तय करना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को तय करना पड़ेगा कि अब क्या करना है। बिहार की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रह गई है, बिहार में जो जनाधार है, उसमें कांग्रेस के लिए क्या बच पाता है, और ये कांग्रेस के नेताओं को भी सोचना पड़ेगा, मिल बैठ कर तय करना पड़ेगा। और तेजस्वी यादव को मुझे लगता है कि थोड़ी शक्ति दिखानी होगी अगर आपको बिहार में जो है सो सत्ता में आना है, तो नहीं तो फिर आपके जो सहयोगी दल हैं वो इसी तरह से आपको नोचते रहेंगे, कचोटते रहेंगे, और फिर आप जो है विपक्ष में ही बने रहेंगे। फिर आप सत्ता का जो है छोड़ दीजिए मोह माया, क्योंकि जो चीजें दिख रही है। और बांकीपुर में इस बार का समीकरण तो स्पष्ट दिख रहा है विष्णु, मैं क्लियर कर दूं दर्शकों को एक बार कि इस बार प्रशांत किशोर है, और प्रशांत किशोर अगर बड़ी मार्जिन लाते हैं तो, और प्रशांत किशोर अटैक किसको कर रहे हैं? बीजेपी को अटैक कर रहे हैं, बीजेपी के कामकाज को अटैक कर रहे हैं, तो फायदा तो फिर क्लीन स्वीप कर जाएंगे ना रेखा गुप्ता, फिर तो क्लीन स्वीप कर जाएगी। अगर पिछली बार विधानसभा चुनाव का देखेंगे, उपचुनाव से पहले की बात अगर देखेंगे, ये तो ठीक है कि नितिन नवीन के खाली होने पर हुआ, तो 46,363 वोट जो है वो रेखा गुप्ता को आया, तो कम तो है नहीं। और बीजेपी वाले को जो है 98,299 है। तो अगर प्रशांत किशोर 20-25% वोट भी बीजेपी का काट लेते, बिल्कुल, और भी है, बीना मान भी है, वो जो है सो खड़ी हुई है, तो समझिए कि वोटों का बिखराव अगर होना है तो वो बीजेपी का ही होगा। तो फायदा फिर इससे किसको? क्योंकि आरजेडी का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट फिक्स है,
बिल्कुल फिक्स है। ये देखिए, किसी का कोई वोटर होना, सबके अपने अपने विचार रखने हैं, हो सकता है इससे हमारी बातों से कोई सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे, लेकिन ये तयमानी मेरा जो अपना कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं जमीन पर जाकर के लोगों से बात करता हूं, आरजेडी के साथ एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आरजेडी का वोटर जो है वो फिक्स्ड है, वो कहीं जाने वाला नहीं, आप उसे तोड़ ही नहीं सकते। मतलब जो बिखराव होगा वो बीजेपी में होगा, जो बिखरा होना है वो बीजेपी में होना है, जो बातचीत होनी है वो बीजेपी के वोटरों के बीच होनी है, जो तोड़ मरोड़ होना है बीजेपी के वोटरों में होना है, जो इफवट होना है वो बीजेपी के वोटरों में होना है। मतलब कुल और लेकिन अगर आप कांग्रेस को यहां से, अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार दे देती है, फिर नुकसान आरजेडी को होना। यही तो मैं कह रहा हूं कि अब तेजस्वी यादव को इस पूरे मामले में लीड लेना होगा और महागठबंधन में लीड तो ले ही रहे हैं, नेता तो है ही महागठबंधन के, लेकिन आपको शक्ति दिखानी होगी, आपको बताना होगा कि आरजेडी का जनाधार क्या है, बाकी सहयोगी दलों का जनाधार क्या है, और आपको हम उसी हिसाब से सीट देंगे, नहीं तो फिर चीजें गड़बड़ हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस बार अगर तेजस्वी यादव ने एड़ी चोटी लगा दी, रेखा गुप्ता जिस तरह से काम कर रही है और आरजेडी का जो वोट बैंक है, तो एक मौका मुझे लगता है कि इस पूरे समीकरण में, इस पूरे चुनाव में एक बड़ा मौका तेजस्वी के लिए दिख रहा है, रेखा गुप्ता के लिए दिख रहा है। अगर तेजस्वी यहां से लीड करते हैं, आरजेडी अगर लीड करती है महागठबंधन के साथी को समझा बुझा करके, तो यहां पर एक बड़ा मार्जिन से, मुझे लगता है बड़ा मार्जिन नहीं भी हो, लेकिन एक जीत की तरफ आरजेडी दिख रही है, महागठबंधन दिख रही है। तो मतलब जो ये 30-35 सालों का रिकॉर्ड है भाजपा का, बिल्कुल। देखिए एंटी कैम्पेंसी भी तो होता है। देखिए लंबे समय उसमें कई सारे, ऐसा नहीं कि कामकाज, ये कई सारे चीज उसमें आते हैं। एक लंबे समय से जब आप किसी नेता को देख रहे हैं, पार्टी को देख रहे हैं, तो बदलाव चाहता है। अब आपके ऊपर है, और मैंने पहले भी कहा कि आरजेडी का वोट बैंक फिक्स्ड है, उसको आप तोड़ नहीं सकते, और उसमें बढ़ा है पिछली विधानसभा, क्योंकि डेटा है ना, डेटा में सभी लोग देखेंगे आरजेडी का वोट बैंक इस बार 2025 में भी बढ़ा है। अब नुकसान कैसे हुआ? नुकसान अब आप किसी को आप दे दीजिएगा, सहयोगी दल को ही सारा सीट दे दीजिएगा, भाई तो हार तो करना ही पड़ेगा, फिर तो हारना ही है। तो वही है, तेजस्वी अगर लीड ले यहां से और महागठबंधन के साथी को समझा लें, तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की जीत बाकी पूर्व में होगी, और एक बड़ा रिकॉर्ड बीजेपी का टूटेगा, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से वहां पर जीत रही है, तो बीजेपी धड़ाशायी हो सकती है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर इसमें सामने आ गए हैं। धन्यवाद सर चर्चा के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि हमारी बातचीत हो रही थी कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो मनमुटाव चल रहा है, और जो प्रशांत किशोर की एंट्री बांकीपुर उपचुनाव में हुई है, इसका पूरा समीकरण किस तरीके से अब दिखाई देगा, फायदा किसको होगा। तो इस पूरे चर्चा का निष्कर्ष ये है कि तेजस्वी के पास एक मौका है। कांग्रेस अगर प्रॉपर तेजस्वी के साथ खड़ी होती है, बिना किसी मनमुटाव के, बिना किसी बयानबाजी के, तो शायद तेजस्वी यादव इस बार बाजी मार जाए, क्योंकि मुकाबला बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर, और इसके बीच फायदा उठाएंगे तेजस्वी यादव। क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको? अपनी राय हमें भेज दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट, और मेरा नाम विष्णु है। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,